हाँ, सो लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस की थी। सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में तो हमें पता ही है, हमने डिस्कस किया है क्या कि जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है मतलब वो बाइंडिंग एनर्जी ही इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर में एक न्यूक्लियस में एक फोर्स है, वो फोर्स ही है जो न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा रखे हुए हैं, एक ग्रुप में रखे हुए हैं, न्यूक्लियस के अंदर रखे हुए हैं। सो न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स, वो इतना ज्यादा हाई होता है, इतना ज्यादा हाई होता है क्यों? क्योंकि उसमें से सारी एनर्जी निकल गई है ना, सारी एनर्जी निकल गई। कल हमने डिस्कस किया था वो कोल्ड कफ वाला बच्चा और फीवर वाला बच्चा, तो फीवर वाले बच्चे में से ज्यादा एनर्जी निकल गई है, वो सो गया। कोल्ड कफ वाला ऐसे ऐसे करके भी पेपर तो लिख रहा है, ओके लाइक दैट। तो ज्यादा स्टेबल कौन है जिसमें से ज्यादा एनर्जी निकल गई? वो। अब न्यूक्लियर फोर्स जो है, हम पर्टिकुलरली अभी बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो एनर्जी से बाइंड हुए हैं तो कोई तो एनर्जी है, वो एनर्जी निकल गई, एनर्जी निकल गई इसलिए वो लोग स्टेबल हो गए हैं, लेकिन अंदर ही है, अभी भी वो अंदर ही है न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस के अंदर भी जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स की वजह से वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो लोग मतलब न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर, दैट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। सिंपल, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अब ये न्यूक्लियर फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, बहुत बार पीवाईक्यू बन गए हैं। ओके, ये ग्राफ भी बहुत बार पूछे गए हैं, तो लाइन बाय लाइन हम समझते हैं। ओके चलो, सबसे पहली बात, ये न्यूक्लियर फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज है, मतलब कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जितना लग रहा होगा उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा और उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ही लगेगा। तुम्हें उसका चार्ज नहीं देखना है, सर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स है तो उसमें न्यूक्लियर फोर्स कम लगेगा, नहीं, सब पे एक जैसा ही लगेगा। डन। ओके, सो सबसे पहले अगर बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दी नेचर, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, मतलब कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कोई हो तो वो है न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। वो फोर्स, कोई भी फोर्स, जितने भी फोर्स हमें पता है अभी तक, कोई भी फोर्स ले लो तुम, स्प्रिंग फोर्स ले लो, फ्रिक्शन फोर्स ले लो, ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो, मैग्नेटिक फोर्स ले लो, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लो, जितने भी फोर्स हमें पता है सारे के सारे फोर्स एक साइड और अकेला ये एक साइड, न्यूक्लियर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूज किया है, स्ट्रॉन्गर नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ऊपर, एक नंबर का। डन। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, याद रखना हो तो याद रख लो, कितना 100 टाइम्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें कि एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है और वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। डन। तो अगर हम बोले कि ये जो ऑब्जेक्ट जहां जहां पर है वहां पर दो न्यूक्लियॉन्स है, ऐसा समझो, कौन है? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, तो वो न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 टाइम्स ज्यादा है। लो, अब क्या कंपेयर करें उनकी? ग्रेविटेशनल, ये किस कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डन। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स मतलब 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है न्यूक्लियर फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38, ओ भाई क्या कंपैरिजन, 38, तो 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, इसलिए तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोला है। डन। ओके, देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स है। नॉन सेंट्रल फोर्स मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ही बेस्ट एग्जांपल, क्या हम बोलते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में इसका सेंटर और इसका सेंटर के बीच में जो फोर्स लगेगा उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है, जैसे कि हम बोले कि हमारे और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है,
तो हम डिस्टेंस जो लेंगे F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कौन सा लेंगे, अर्थ का सेंटर। अभी अर्थ से तो मैं अभी सपोज सिर्फ और सिर्फ से 20 फीट ही ऊपर, तो क्या 20 फीट लेंगे? अरे नहीं, अर्थ मतलब अर्थ सरफेस से नहीं, अर्थ के सेंटर से, ओके, कोर से। तो अर्थ के सेंटर से मेरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो लेंगे हम, तो उसको हम बोलेंगे सेंटर फोर्स। ओके, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना, लेकिन न्यूक्लियन में और न्यूक्लियर फोर्स में ऐसा नहीं है। ओके, सो इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स, मतलब जरूरी नहीं है कि तुम न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मेजर करो। डन? ओके, वो लगेगा मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अभी हम ग्राफ देखेंगे, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन सेंट्रल नहीं है, सेंट्रल नहीं है। ओके, सरफेस टू सरफेस तुम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अच्छा, देन नेक्स्ट, ये जो हमने स्टार्टिंग में बताया वो कि वो सबके लिए सेम ही इक्वल अमाउंट में लगता है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो लगेगा उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा और उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। मतलब जो न्यूक्लियॉन्स के चार्जेस है वो मैटर नहीं करते कि कोई न्यूट्रल है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों न्यूट्रल है, कुछ मैटर नहीं करता, सब में सेम। जितना ये सारे के सारे अगर एक ही न्यूक्लियस में है तो सबके बीच में एक जैसा ही न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन दिस डिस्टेंस। वो डिस्टेंस अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस सेम रखा तो चार्ज मैटर नहीं करता। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस अगर इन दोनों के बीच में है तो चार्ज मैटर करता नहीं। सिंपल है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा ये शॉर्ट रेंज का फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या होता है, शॉर्ट रेंज का फोर्स है, मतलब कि बहुत ही कम डिस्टेंस के ऊपर ये लगता है। जैसे कल हमने डिस्कस किया था, कल या मतलब उससे भी परसों हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियर रेडियस और न्यूक्लियर साइज। ओके, तो हमने डिस्कस किया था कि वो थी 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में। ओके, मतलब कि फर्मी मीटर हम बोल सकते हैं। ओके, 10⁻⁻15, तो इतनी छोटा न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15 ऐसा ही था ना, ये और भी छोटा था, हाँ यस ऐसा ही था 10⁻⁻15। ओके, और 10⁻⁻10 था एटॉम। ओके, तो एटॉम बड़ा है ये, और ये उससे भी ज्यादा छोटा है। यस, ओके, ये जे थॉमसन ने दिया था, ये तो चैडविक ने दिया था। ये जे थॉमसन ने और ये चैडविक ने दिया था जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, तब वो हमने डिस्कस कर लिया। तो ये शॉर्ट रेंज का होता है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का होता है। तो कितना छोटा डिस्टेंस है, मतलब इतना छोटा डिस्टेंस तो न्यूक्लियस में ही होता है। न्यूक्लियस के बाहर जाओगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, मतलब कि ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के बीच में ही लगता है, न्यूक्लियस के बाहर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वो लगेगा नहीं। इवन वही सेम एटॉम में जो न्यूक्लियस के अराउंड में जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस इतना कम नहीं है, 10⁻⁻15 मीटर जितना कम नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये शॉर्ट रेंज का हमारा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स। देन अभी हमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रही है, वो ये ग्राफ भी अलग से पूछा गया है पीवाईक्यू में। ओके, सो क्या है ये ग्राफ समझते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ से फोर्स वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। ओके, फोर्स है और फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, मतलब अगर न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा डिस्टेंस पे है तो कितना फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स कितना लगेगा, और अगर कम डिस्टेंस पे है तो कितना लगेगा, क्या चेंज होगा, वो डिस्कस कर, वो यहाँ से ग्राफ पे से हमें पता चलेगा। तो अगर ऐसा ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटल बेस ये ग्राफ है हमारा, तो हमने क्या देखा कि सपोज सबसे पहले अगर हमने 10 फर्मी मीटर अगर डिस्टेंस रखा, ओके, तो पर्टिकुलरली 10 फर्मी मीटर डिस्टेंस, ये रहा 10 फर्मी मीटर डिस्टेंस, तो इतना मतलब जीरो से थोड़ा ही कम। ओके, अभी यहाँ पे रुको, पहले ये बता दूं, तो यहाँ पर दो फोर्स है। ओके, तो एक जो प्लस फोर्स है उसको हम रिपल्सिव फोर्स लेते हैं। कौन सा? रिपल्सिव। याद, साइन कन्वेंशन याद रखना, प्लस मतलब रिपल्सिव फोर्स मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स, न्यूक्लियॉन्स के बीच में, प्रोटॉन के बीच में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, न्यूक्लियो कोई भी न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है।
सो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम पर उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा और न्यूक्लियॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी होगा। तो अगर प्लस एफ है, मतलब अगर रिपल्सिव फोर्स है तो उसको हम प्लस फोर्स मानेंगे, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो हम उसको नेगेटिव फोर्स मानेंगे, जस्ट फॉर द इंडिकेशन कि ये कौन सा है। ओके ऐसा कुछ नहीं है कि रिपल्सिव मतलब प्लस, इंडिकेशन के तौर पे कि अगर रिपल्सिव है तो प्लस गया और नेगेटिव है मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। तो हमें पता तो चले कि अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है तो न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन कौन सा है वो तो पता चले कि वो दूर जाने की ट्राई कर रहे हैं न्यूक्लियॉन्स या नजदीक आने की ट्राई कर रहे हैं। डन। ओके तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया, तो 10 फर्मी मीटर पर हमें 0 से थोड़ा सा कम मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। 10 फर्मी मीटर पे ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ऐसा समझिए, हम उल्टे आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, तो ये डिस्टेंस कम, सबसे कम 0, फिर डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो मैं ऐसे आ रहा हूँ ऐसे, तो डिस्टेंस ज्यादा है पहले, अब क्या होगा कम होगा। अच्छा तो अगर दो ऑब्जेक्ट है ज्यादा डिस्टेंस पर है, ज्यादा डिस्टेंस पर है और अब वो नजदीक आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है देखो, ज्यादा डिस्टेंस पर है, अब वो जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो ये वैल्यू और नेगेटिव होती जा रही है। नेगेटिव हमने क्या लिया, अट्रैक्शन फोर्स, तो ज्यादा नजदीक आ रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वैसे तो जनरली यही होता है ना, अगर अट्रैक्शन फोर्स लग भी रहा है तो ज्यादा नजदीक आओगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, और पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मतलब 0.8 फर्मी मीटर, दो न्यूक्लियॉन के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.8 फर्मी मीटर, मतलब 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इतने डिस्टेंस जब पहुंच गए मतलब नजदीक आए 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 और 0.8 फर्मी मीटर इतने नजदीक आ गए, तो अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम है। ओके अगर बाय एनी हाउ ये लोग और नजदीक आएंगे तो क्या होगा, तो अगर ये 0.8 फर्मी मीटर से ज्यादा नजदीक आने के ट्राई में है, मतलब और नजदीक आएंगे, ऐसा नहीं है कि जितना नजदीक आएंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, नहीं। ओके न्यूक्लियॉन के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स है, तो अभी और ये मैक्सिमम मिल गया तुम्हें अट्रैक्शन फोर्स। अभी जैसे ही तुम और नजदीक आए 0.8 फर्मी मीटर से और नजदीक आए तो अट्रैक्शन फोर्स कम होने लगा, देखो कम होने लगा, कम होने लगा, और एक पॉइंट आया जब अट्रैक्शन फोर्स रहा ही नहीं। इतने डिस्टेंस पर, पर्टिकुलर ये डिस्टेंस पर तुम्हारा फोर्स क्या हो गया, 0, मतलब वो पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा तो तुम्हारे दो न्यूक्लियॉन के बीच में कोई फोर्स ही नहीं लगा, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, सिर्फ वो अपनी जगह जगह पर है, ना अट्रैक्शन में है और ना ही रिपल्शन में है। डन। तो ये 0, लेकिन अब तुम और नजदीक ले जा रहे हो, और नजदीक ले जा रहे हो तो अब वो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट कर रहा है। डन। सिंपल है। मतलब बहुत दूर थे तो बहुत दूर थे तो अभी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, जब बहुत दूर थे तो अट्रैक्शन फोर्स है, अब हम नजदीक आ रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। एक पॉइंट आया जब अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम हो गया, मतलब मैक्सिमम अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, लेकिन ये मैक्सिमम आ गया है अट्रैक्शन फोर्स। अभी जैसे ही तुम और नजदीक जाओगे और सोचोगे कि और अट्रैक्शन फोर्स बड़ा मिलेगा, अभी नहीं मिलने वाला। ओके जैसे ही हम आगे बढ़े तो अब अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। ओके तो और आगे बढ़े तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, मतलब नजदीक तो आ रहे हैं लेकिन फोर्स नहीं लगा रहे, समझ रहे हो, नजदीक तो आ रहे हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स उतना नहीं लगा रहे जितना पहले लगा रहे थे। और एक पॉइंट आएगा तो वो डिस्टेंस पर वो पहुंच गए तो बस पहुंच गए, बस यहीं पे है, लेकिन वो अपने ऊपर ना ही रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं और ना ही दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। और जैसे ही ये लेवल से थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे तो रिपल्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। डन। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े तो रिपल्शन फोर्स क्या होता जाएगा, डिस्टेंस कम हो रहा है तो रिपल्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। अंडरस्टूड। सिंपल है। तो ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ था। देन नेक्स्ट हमारा ग्राफ है अगेन डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, वो तो है ही, तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स तो है ही। यहाँ पर हमने ले लिया है पोटेंशियल एनर्जी। डन। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया हुआ है तो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिया हुआ है। अब जैसे हमें पता है वैसे अगर एनर्जी ज्यादा निकल गई हो तो वो ज्यादा स्टेबल है। ओके एनर्जी ज्यादा निकल गई हो ऑब्जेक्ट में से तो वो ज्यादा स्टेबल है, और एनर्जी कम निकली हो, अगर कम निकली है तो उनके पास ज्यादा है और ज्यादा है तो वो अनस्टेबल रहेगा। डन। तो यहाँ पर भी सेम जैसा ही ग्राफ देखने को मिलता है,
मतलब अगर दो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के बहुत दूर है, अगर बहुत दूर है तो उनके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, उनके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ही। अब पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन देखो उनकी वैल्यू नेगेटिव में है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है मिनिमम, मतलब क्या, तो जैसे कि अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है, अभी हमने डिस्कस किया, तो अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है और रिपल्शन फोर्स भी लग रहा है। मतलब इन शॉर्ट अगर फोर्स लग रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। फोर्स लग रहा है, कोई भी फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे कि हम आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े थे 11th में भी, कि आइडियल गैस की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 11th के फिजिक्स में क्या था कि आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आइडियल गैस में हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि आइडियल गैस के दो पार्टिकल्स के बीच में कोई भी टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं लगता, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं लगता, ना ही अट्रैक्शन का और ना ही रिपल्शन का, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर कोई भी एनर्जी, जैसे कुछ ना कुछ फोर्सेस लगेगा, जैसे कि हमारे बीच में और अर्थ के बीच में कोई कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहा है, मतलब से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो वो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ दैट, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वो अट्रैक्शन फोर्स ही है, तो बिकॉज ऑफ दैट हमारी पोटेंशियल एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। लेकिन अगर ऐसा समझो कि किसी के साथ हमारा कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं, ऐसा समझो कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि जिसके साथ ना हो, लेकिन हम मान लेते हैं हमसे बहुत दूर, जैसे ये हमारी गैलेक्सी है, कोई दूसरी एक गैलेक्सी है, वहां पे दूसरा कोई सोलर सिस्टम है, वहां पर एक प्लेनेट है। ओके, वो प्लेनेट और हमारे बीच में कोई भी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं ओके, कि वो प्लेनेट है, तो मतलब करोड़ एंड करोड़ ऑफ किलोमीटर दूर है, दूसरी गैलेक्सी की बात कर रहे हैं हम, तो हमारी गैलेक्सी की मिल्की वे की बात ही नहीं कर रहे, ना ही सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमारा सोलर सिस्टम, हमारा अर्थ, फिर हमारा अर्थ के बाद हमारा सोलर सिस्टम, ऐसे तो कितने इनफाइनाइट बोल दो, वैसे सोलर सिस्टम तो गैलेक्सी में है, हमारी गैलेक्सी में, और मैं तो दूसरी गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ। तो दूसरी गैलेक्सी में कोई ऐसा सोलर सिस्टम, वहां पे कोई प्लेनेट है, वो प्लेनेट और हमारे बीच में कोई भी टाइप का ना इंटरमॉलिक्यूलर, कोई भी टाइप का ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन फोर्स नहीं है, ऐसा हमने एज्यूम किया। तो अगर कोई फोर्सेस नहीं है तो मतलब क्या, उसकी वजह से मैं यहाँ ऊपर नीचे हो रहा हूं, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी ना बढ़ेगी ना कम होगी, जीरो ही है। क्यों? क्योंकि उसका रेफरेंस मैं क्यों लूं, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो अभी ऊपर जाओ तो बढ़ेगी, नीचे जाओ तो कम होगी, क्यों? क्योंकि अभी मेरे ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है अर्थ का, अंडरस्टूड। लेकिन अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स अगर मेरे ऊपर नहीं लग रहा हो, तो फिर मैं ऐसे ऊपर नीचे करूं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही रहेगी। ये तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मैंने तुम्हें बीच में समझाया, लेकिन वही चीज फिर से समझा रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, वो पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में या तो कोई भी टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो, या इंटर न्यूक्लियर और इंटर एटॉमिक, कोई भी नाम दो यार, एटॉम होंगे तो इंटर एटॉमिक बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे तो इंटर मॉलिक्यूलर बोलेंगे। ओके, मतलब कि इंटर एटॉमिक और इंटर पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच में कोई भी टाइप का ना अट्रैक्टिव और ना ही रिपल्सिव कोई भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। देन अभी हमारा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है, देखो इतने डिस्टेंस पर सपोज अट्रैक्शन फोर्स था, ये अट्रैक्शन है। ओके, माइनस वाला कौन सा था, अट्रैक्शन, और प्लस वाला रिपल्शन। ओके, तो हमें पता है कि इतने दूर थे तो अट्रैक्शन फोर्स तो था, तो अगर अट्रैक्शन फोर्स तो था मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कुछ है। ओके, जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस कम होता जा रहा है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जा रही है, नेगेटिव में है ना, तो कम होती जा रही है। तो डिस्टेंस कम होता गया क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स की वजह से है। ओके, तो कम होता गया, तो डिस्टेंस कम हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी एक मिनिमम पॉइंट पर आ गई, मतलब इससे कम पोटेंशियल एनर्जी तो हो ही नहीं सकती, इतनी तो ऑब्जेक्ट में रहेगी। तुम दो ऑब्जेक्ट को कितना भी नजदीक लेके आ जाओ, फिर भी उनके बीच में ये फोर्स तो रहेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगी। डन। तो एक पॉइंट जहां पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, वो डिस्टेंस कौन सा है, वो डिस्टेंस भी वही है, सेम डिस्टेंस 0.8।
डन। ओके, अब अगर डिस्टेंस और छोटा कर दे हम और नजदीक ले जाए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मतलब ये तो मिनिमम था, लेकिन मिनिमम में डिक्रीज मतलब नेगेटिव में डिक्रीज मतलब इंक्रीज हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इंक्रीज हो रही है, हो रही है, हो रही है, और एक पॉइंट पर क्या हो गया, जीरो। मतलब वो दोनों इतने नजदीक आ गए, इतने नजदीक आ गए कि उनके बीच में कोई भी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी, वो न्यूक्लियॉन्स की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अभी मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी कब नहीं होगी, जब उनके बीच में कोई भी इंटर पार्टिकल, इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं लग रहा होगा। मतलब ये पॉइंट पर, पर्टिकुलरली ये पॉइंट पर न्यूक्लियॉन्स के बीच में, मतलब ये इतना डिस्टेंस, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में इतना डिस्टेंस होगा, इतना। ओके, ये जो भी डिस्टेंस होगा दो न्यूक्लियॉन के बीच में इतना डिस्टेंस होगा, तो उनके बीच में ना अट्रैक्शन होगा, उनके बीच में ना रिपल्जन होगा, और ना ही उनकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। जीरो पोटेंशियल एनर्जी, कितनी, जीरो। लेकिन अब अगर हम दोनों को और नजदीक लेते जा रहे हैं, तो जैसे रिपल्जन फोर्स बढ़ रहा था, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल है। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो ऐसा समझो कि हमारे पास से स्प्रिंग मास सिस्टम, ओके, तो यहाँ पे वॉल के साथ स्प्रिंग अटैच की गई है, फिक्स्ड एंड, और ये जो फ्लेक्सिबल एंड है वहां पर ब्लॉक हमने लगाया हुआ है। अब ब्लॉक को हम खींचते हैं, ओके, वो जो हम लेते थे वही, ओके, ऐसे 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 स्प्रिंग है और यहाँ पर ब्लॉक, ओके, तो ब्लॉक को हमने खींचा, ऐसे ब्लॉक को खींचा, तो हमारा जो फोर्स लगा ब्लॉक के ऊपर, ओके, तो हमारी एनर्जी तो यूज हो गई। तो हमारी जो एनर्जी यूज हुई वही एनर्जी ये ब्लॉक के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। सिंपल है। तो ब्लॉक के अंदर हमने जो लगाई वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई मतलब आ गई ना, नहीं पहले नहीं थी और अभी आ गई, मतलब बढ़ी इन द सेंस, पहले सपोज 0 थी और अभी से 5 हो गई तो बढ़ी। तो एनर्जी बढ़ी मतलब वो क्या हुआ, अनस्टेबल। ओके, अब इसको मैं अगर छोड़ दूं, फोर्स तो लगा दिया, अब तो छोड़ देता हूं, जैसे ही छोड़ दूं तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ओके, स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा। तो होगा क्या, जैसे जैसे ये ऐसे आगे बढ़ेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। अभी मैक्सिमम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो मैंने दी वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गई। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो वो ऐसे जाएगा, जैसे ही ऐसे गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और अपनी मीन पोजीशन, सपोज मैंने यहाँ से खींचा था, तो अपनी मीन पोजीशन पे आके वो क्या हो जाएगी, जीरो। डन। अभी स्प्रिंग ऐसा थोड़ी है कि वहां आके एग्जैक्ट रुक जाएगी, तो थोड़ी तो अंदर घुस जाएगी, वो अंदर घुस गई मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गई, इसलिए हमने ऐसे नेगेटिव शो किया। अंडरस्टूड। तो अंदर तो घुस जाएगी, ऐसा स्प्रिंग फोर्स हो तो कैसे होगा फिर, अंडरस्टूड। तो ये स्प्रिंग अंदर घुस गई, अंदर घुस गई मतलब पोटेंशियल एनर्जी वापस जीरो नहीं रही, मतलब उनके बीच में कोई फोर्स आ गया वापस, यहाँ उनके बीच में कोई फोर्स था। न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहे हैं, मैं स्प्रिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर कोई फोर्स था, एनर्जी थी ना, मतलब फोर्स था, और जैसे जैसे यहाँ गए तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। क्यों जीरो हो गई, यहाँ पे सपोज ऐसे हमने सरफेस रखा हुआ है, तो सरफेस मतलब फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, तो हमारी एनर्जी, जो हमारी एनर्जी ब्लॉक में गई और ब्लॉक की एनर्जी वहां वापस जाने में खर्च हो गई। तो खर्च क्यों खर्च हो गई, फ्रिक्शन को ओवरकम करना है इसलिए। ओके, तो स्प्रिंग फोर्स भी है, उसको भी तो ओवरकम करना है, रिस्टोरिंग फोर्स है वो, तो वहां जाके कम हो गई और वापस थोड़ी अंदर गई तो नेगेटिव, नेगेटिव हो गई, फिर वापस ये इधर आया, इधर ऐसे 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 ऑसिलेशंस। ओके, ऐसे 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 करके सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, और फिर यहाँ आके रुक गया मीन पोजीशन पे। जब मीन पोजीशन पे फिर से आया तो क्या हो गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच में कोई फोर्स लग रहा नहीं है, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई मतलब फोर्स नहीं लग रहा है, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन सर यहाँ से पता क्या चला, यहाँ से पता चलता है स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। क्यों, क्योंकि हमें पता है एनर्जी होगी तो अनस्टेबल है, और एनर्जी अगर मिनिमम है या जीरो है तो वो स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर होंगे न्यूक्लियॉन्स, जब पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी क्या हो जाएगी, जीरो। देन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, ये पर्टिकुलर 0.8 वैल्यू पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ओके, तो मिनिमम पे भी वो क्या है, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि मिनिमम है ना वो। फिर
ये अनस्टेबलनेस थोड़ी थोड़ी स्टेबलनेस में कन्वर्ट हो रही है और यहाँ जीरो हो गई, मतलब वो स्टेबल हो गया। लेकिन वापस तुम डिस्टेंस कम कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि रिपल्शन फोर्स बढ़ने लगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ने लगी। तो हमें एक्चुअली ये ग्राफ पर से हम तीन चीजें निकाल रहे हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, पोटेंशियल एनर्जी 1 2 3 और चौथी स्टेबिलिटी। डन? यस। ओके। तो दो ग्राफ के ऊपर से तुम्हें क्वेश्चन भी पूछ ले और क्वेश्चन ना पूछे और एज ए थियरी में भी तुम लिखोगे, तो ये क्या हो रहा है वो तो तुम लिखोगे ही। तुम लिखोगे कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस कम हो तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। 0.8 फर्मीमीटर जब रीच हो जाए दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस, तब उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है। और अगर हम डिस्टेंस को और कम करें तो वो अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाता है और पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पहुंचने से अट्रैक्शन फोर्स जीरो हो जाता है और रिपल्शन फोर्स भी जीरो है। मतलब इस टाइम पर न्यूक्लियॉन्स के बीच में कोई फोर्स है नहीं लग रहा है। ओके। एंड आफ्टर दैट इफ वी फर्दर इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन, then the forces between the nucleon is converted from the attractive to the repulsive force, and as we decrease the distance the repulsive force will increase. That's it. ये तो जो पता है वो तो लिखेंगे ही, इसके रिस्पेक्ट में भी वही लिखेंगे। पोटेंशियल यहाँ पे ये चेंज करके पोटेंशियल एनर्जी लिख दी है तो वो पूरा ही लिखेंगे। उससे पता क्या चल रहा है? पता ये चल रहा है कि तुम्हारा अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, मिनिमम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जीरो हो रही है, और स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स कहाँ है? जब उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तब है, या उनका डिस्टेंस बहुत कम है तब है, या कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, या फिर ऐसा समझो कि पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी मिनिमम है, तब स्टेबिलिटी बताओ क्या है। तो गलती से भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तब वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो वो फंडा तब मत लगा देना ये एनर्जी मिनिमम मतलब ज्यादा स्टेबल नहीं, वो तो हाईली अनस्टेबल है। एनर्जी तो हमें जीरो चाहिए। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, सिंपल था। तो ये था न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स, और ये हमने 5 to 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। तो एज अ शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। डन? ओके। न्यूक्लियर रिएक्शंस।